हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी जो हमारे पास में एक्सरसाइज है 3.6 और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में। उसमें हमारे कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन 1 की बात करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वीडियो को और इसके अंदर आप बने रहिए। और इसके अंदर जो हमारे पार्ट्स है वो हम इसके अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको। ठीक है, फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। और जो हमने यहाँ पर वेरिएबल ली है एक्स वाई या यू वी या पी क्यू, उनकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला जो हमारा पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर क्या है कि ऋतु के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, जो ऋतु है धारा के अगर दिशा में तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर धारा के अगेंस्ट यानी कि धारा के प्रतिकूल दिशा में तैर रही है तो कितना समय ले रही है? 2 घंटे। यानी कि समय तो कॉमन हो गया, बट वहाँ पर उसकी जो किलोमीटर में दूरी जो तय कर रही है कम कर रही है, यानी कि 4 किलोमीटर। ठीक है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जब भी आप ये फील किया होगा, जब आप धारा की दिशा में तैरते हो, यानी कि जिधर को आपका पानी बह रहा होता है, जल बह रहा होता हो, जिधर को हमारा जल बह रहा होता है, तो उस दिशा में हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम ऑटोमेटिक ज़्यादा तैरते हैं। तो इसलिए उसने यहाँ पर 20 किलोमीटर दूरी तय कर दी 2 घंटे में अनुकूल दिशा के लिए। जब हम प्रतिकूल दिशा में तैरते हैं, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में तैरते हैं, तब उस कंडीशन में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, अपनी बॉडी में। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, तो इसलिए वो कितना तैर पा रहे हैं? 4 किलोमीटर, यानी कि उसमें हमारा फोर्स ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको टाइम तो उतना ही लग रहा है, पर दूरी कम चल रहा है उसमें। वो कितना? 4 किलोमीटर, और यहाँ पर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें उसकी चाल देखनी है कि कितनी है, और जो धारा की चाल है वो भी देखनी है कि कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं आप इसको। हम यहाँ 2 चीज़ लेने वाले। देखो, हम ना तो हमें उसकी चाल पता है कि ऋतु की चाल कितनी है, और ना ही धारा की चाल पता है कि कितनी है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि माना ऋतु की स्थिर जल में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने मान लिया उसकी जो चाल है स्थिर जल में कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और इसी तरह मैं धारा की चाल मानूंगा, और धारा की चाल कितनी मान ली मैंने? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह मैंने दोनों चालों को ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, धारा की दिशा में चाल। ठीक है, जब भी हम धारा की दिशा में जाते हैं, जिधर को हमारा पानी या जल बहता है, अगर हम उसी दिशा में चल रहे हैं तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है? दोनों चालें जुड़ जाती है, तैरने वाले की भी और धारा की चाल भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x + y किलोमीटर प्रति हार। ठीक है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसी तरह से आप ले सकते हो धारा के प्रतिकूल चाल। यहीं इस बार माइनस आ जाएगा आपका x - y। ठीक है, यहाँ पर आपको माइनस लेना है। ये तो होगी धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, प्रतिकूल अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ोगे, यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, ये आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होगा आप फॉर्मूला। तो दूरी बटे चाल होता है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो समय लग रहा है ना, चाहे वो धारा की दिशा में हो या धारा की विपरीत दिशा में, समय तो बराबर लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए 2 घंटे बराबर किसके है? दूरी। तो दूरी फर्स्ट केस के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 किलोमीटर दूरी उन्हें तय कर दी। कितने? चाल तब उसकी क्या है धारा की दिशा में? x + y। ठीक है,
ये हमारी कंडीशन बन चुकी है फर्स्ट। इसको मैं सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ, उसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर 20, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि x प्लस का y इक्वल टू 20/2, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, और जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका आएगा 10, ठीक है। या फिर मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर मेरा बन गया फर्स्ट। अब इसी तरह से बिल्कुल मैं दूसरा समीकरण बनाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल इसी कंडीशन भी, ठीक है। तो देखो घंटे तो आपको जो समय लग रहा है वो बराबर है, पर दूरी कम चल रहा है, कितना, 4 किलोमीटर। तो आप 4 ऊपर रखोगे, और धारा के प्रतिकूल या विपरीत दिशा में चाल कितनी है इस बार, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, ठीक है। या फिर बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ऊपर वाले को किया है, इक्वल टू 4, या फिर x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। जब डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में दूसरी इक्वेशन जो बन चुकी है, सेकंड बन चुकी है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करूँगा, और उससे मैं x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन तो यहाँ पर जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर तो आ चुका है। देखो उसने कहा था कि रैखिक युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। रैखिक युग्म बन चुका है, अब हमें वैल्यू निकालनी है x और y के लिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलोपन विधि से x और y की वैल्यू निकालने पर या सोल्व करने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 और 1 को मैं सोल्व करता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे इनकी जो कोफिशिएंट है दोनों x y के लिए और यहाँ पर भी इक्वल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किसी कोफिशिएंट या किसी गुणांक से या किसी नंबर से यहाँ पर गुना करने की जरूरत नहीं है इनकी कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बराबर है। सिंपली कि मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है। ऐड क्यों करूँगा, क्योंकि देखो ये माइनस का है एक और ये प्लस का है, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास में रहेगी, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो फर्स्ट मेरे पास में क्या है, x प्लस का, यहाँ पर कॉमा लगा दिया मैंने, x प्लस वाई बराबर किसके, 10 के, और x माइनस वाई बराबर है 2 के, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का y, ठीक है। x और x हो गया आपका 2x, ये 10 और प्लस का 2 हो गया 12, या फिर x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 12/2 यानी कि 6, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू मेरे पास में आ गई 6। अब x की वैल्यू का आप इक्वेशन फर्स्ट या 2 के अंदर रख दीजिए, जिससे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ, मैं देखो यहीं कर देता हूँ साइड में, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से तो मैं लिख लेता हूँ पहले इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x की वैल्यू 6 प्लस का y इक्वल टू 10, ठीक है। या फिर y की जो वैल्यू मेरे पास में कितनी, 10, इधर आके माइनस का 6, जब आप माइनस करोगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 6, ठीक है। अब आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x क्या है मेरा, 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा था कि और धारा की चाल कितनी, y किलोमीटर, तो वो कितना है आपका 6, ठीक है। तो आता है लिख देना कि आप कि अतः ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिमिलरली धारा की चाल आपके पास में कितनी आ गई, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो आपके पास में ये दोनों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट, आपकी 6 से नहीं होगी, ये आपका 4 था, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 है, तो यानी इस मीन्स आपकी जो y की वैल्यू है कितनी, 4 है, ठीक है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, और इस वीडियो के अंदर आप दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे काम के एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष जब एक साथ मिल रहे हैं तो वो 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 और 6 पुरुष मिलकर, ठीक है। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, ठीक है। तो पुनः इसी कार्य को एक पुरुष अकेला कितने दिन में कर सकेगा या कितना समय लेगा, ठीक है। इसका जो पूरा क्वेश्चन होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर बार बार क्वेश्चन लिखूँगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो मैं इसका जो क्वेश्चन नंबर जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और फर्स्ट वाले का भी और सेकंड वाले का भी, और जो हमारा अपकमिंग जो थर्ड पार्ट है उसका भी मैं आपको जो
क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। अब तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना कार्य को पूरा करने के लिए अकेली महिला द्वारा लिया गया समय, ठीक है। या फिर ये कह लीजिए कि एक महिला द्वारा लिया गया समय किसी कार्य को पूरा करने में, ठीक है, कितना है वो x दिन, ठीक है। मैंने क्या लिखा, वो x दिन है। और इसी तरह एक पुरुष का लिखेंगे, ठीक है। तो अकेले या एक पुरुष द्वारा, अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं पता कि अगर एक महिला या एक पुरुष काम करता है वो तो कितना समय लेगा। तो हम क्या मान लें, वो x दिन ले रही है महिला और पुरुष जो ले रहा है y दिन ले रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, y दिन समय लेता है पुरुष, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इसीलिए एक महिला का एक दिन का कार्य, अगर हमें ये पता लग जाए कि एक महिला एक दिन के अंदर कितना कार्य कर रही है तो हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक पुरुष का एक दिन का कार्य, जैसे हमने महिला का निकाला ऐसे हम पुरुष का निकालेंगे तो 1/y हो गया, ठीक है। अब आगे हम क्या लिखेंगे, जो हमारी जो पहली कंडीशन दे रखी है कि जब 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 3 दिन का समय ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख 3 दिन 4 दिन का समय ले रहे हैं अपनी स्टार्टिंग वाली कंडीशन के अंदर। तो मैं कहता हूँ, चूँकि यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट लिखता हूँ, केस फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि 2 महिलाएं या 2 महिला प्लस 5 पुरुष, ठीक है, जब एक साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं वो कितना टाइम ले रहे हैं, 4 दिन का, ठीक है। अब आपको इसको किस रूप में बदलना है, इक्वेशन के फॉर्म में। तो आप इसको फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप जो 2 महिला है, क्योंकि आपका एक महिला का एक दिन का कार्य है तो 2 महिला का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 2/x। तो इसी तरह जब एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना है, 1/y। तो इस तरह में क्या जाएगा, 5 पुरुष का एक दिन का कार्य है, ठीक है। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5/y, ठीक है। और इक्वल हो जाएगा आपका 1 के, ठीक है। बट आपके कितना दिन ले रहे हैं, 4 दिन। तो 4 को यहाँ पर लिखेगा आप, या फिर 2/x प्लस का 5/y इक्वल टू 1/4, ठीक है। ये कंसेप्ट बन गया हमारा, जो हमारी जो लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें बनाया युग्म, क्वेश्चन के अंदर युग्म कहा बनाने के लिए, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर को मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ उसमें कि चूंकि 3 महिला प्लस 6 पुरुष कितना दिन ले रहे हैं, 3 दिन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैसे एक दिन का कार्य है तो 3 महिला का एक दिन का कार्य हो गया, इसी तरह 6 पुरुष का एक दिन का कार्य। अब कितना समय, 1/3 दिन, ठीक है। जैसे 1/4 हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर मेरा होगा 2, ठीक है। पहले हमने बना दिया युग्म, जो कि क्वेश्चन के अंदर किया भी है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माना p बराबर 1/x यानी q बराबर 1/y, ठीक है। अब इन वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर दूंगा मैं। तो ये होगा आपका 2p प्लस का 5q इक्वल टू 1/4। दूसरा इक्वेशन ये मेरे पास में थर्ड बन चुका है। दूसरे इक्वेशन से क्या बनेगा, 3p प्लस का 6q इक्वल टू 1/3, इक्वेशन नंबर 4। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन दोनों को सोल्व करूँगा 3 और 4 को, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्यों मुझे पी की वैल्यू चाहिए, क्यों मुझे हटाना है, तो क्यों हटाने के लिए इनके कोफिशिएंट जो होते हैं उनकी आपस में बराबर करूँगा। बराबर करने के लिए मैं अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 30 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा 6 में तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में मैंने मल्टीप्लाई करी कितने से, 6 से, और माइनस करना है क्योंकि दोनों प्लस में है। इक्वेशन किसमें, 4 में मैंने मल्टीप्लाई करी कितने से, 5 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आएगा। तो पहले थर्ड में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से, तो 6 दूनी 12 पी, ठीक है, प्लस 6 पंजे 30 क्यू बराबर 6/4। ये मेरा फर्स्ट थर्ड का काम खत्म। अब मैं लिख कहता हूँ 4 का। ठीक है, 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, तो 5 दिया 15 पी प्लस 5 6 30 क्यू, और ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अपॉन माइनस कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। अब आप इसको मैं आगे नेक्स्ट लाइन में लिख दूंगा, चलो यहीं पर आ जाएगा, कोई नहीं। तो 15 में जब आप -12 करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3p। ठीक है, इक्वल टू ये आपको 6/4 माइनस 5/3। ठीक है, जब आप इसको कैंसिल करोगे 2 या 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 हो गया। मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। तो इधर चल रहा है आपका माइनस का 3p, और यहाँ पर 3/2 माइनस 5/3। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 6। ठीक है, तो 6 एलसीएम होगा, यहाँ पर 9, 3 3 9 और 2 पंजे 10। ठीक है, जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस का 1/6, या फिर माइनस का 3p इक्वल टू माइनस का 1/6। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर है 3p बराबर 1/6, या फिर p जो बराबर कितना हो गया, आ गया आपका 6/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में, तो p/1/80, नहीं p की वैल्यू 1/80 आ गई आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से q की वैल्यू निकालेंगे। चाहो तो आप p की वैल्यू इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट करने के बाद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं, वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, चेक कर लेते हैं हम। तो p का मान हम रख देते हैं कि p बराबर 1/18 समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास थी, देखो ये वाला 2p 5q और 1/4। तो 2p प्लस का 5q इक्वल टू 1/4। ठीक है, 2p की वैल्यू 1/18 प्लस का 5q इक्वल टू 1/4। सोल्व करोगे आप इसको तो 9 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो 5q इक्वल टू 1/4। इधर आपको 1/9 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया 1/9। जब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 36, 9 36, 4 9 36। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका 5/36। ठीक है, तो 5q इक्वल टू 5/36, तो 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, तो q की वैल्यू आपकी आ गई 1/36। ठीक है, और p की कितनी आ गई 1/18। अब आपने कुछ चीज़ें वैल्यू पुट करी थी कि x बराबर मेरा क्या है, y बराबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो p बराबर 1/s, q बराबर 1/y। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो p बराबर आपने क्या कहा था 1/x, एंड q बराबर आपने पुट किया था 1/y। p की वैल्यू आ गई आपकी 1/18, ये 1/x, या फिर ये कह लीजिए, इनको पलट कर लिख दीजिए, या फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और 18 का इधर। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 18। इसी तरह q के लिए, तो ये आपकी 1/36 यहाँ से उठा लिया हमने वैल्यू, तो 1/y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए 1 में और 36 का 1 में। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग के अंदर कि कार्य को पूरा करने के लिए एक अकेली महिला द्वारा लिया गया समय कितना, x दिन। वो x दिन क्या है मेरे, 18 दिन है। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा था कि एक पुरुष द्वारा या अकेले पुरुष द्वारा लिया गया समय कितना, y दिन। y दिन का मतलब कितना, 36 दिन, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा, देख लीजिए इस प्रकार, या अतः कार्य को
पूरा करने के लिए एक महिला द्वारा लिया गया समय कितना हो गया आपका, यानी कि x का मान 18 दिन। इस तरह एक पुरुष द्वारा लिया गया समय y दिन का मतलब 36 दिन, यानी कि 36 दिन। तो हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास में जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी स्थिति पर अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। और अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि देखो जो आप रूही अपने घर से कहीं जा रही है तो उसकी जो दूरी है वो कितनी है, 300 किलोमीटर। ठीक है, और वहाँ से जो फर्स्ट केस के अंदर क्या है कि वो रेलगाड़ी से जा रही है और जो कुछ दूरी जो बच रही है वो जा रही है बस से, जो उसमें लग रहे हैं 4 घंटे। ठीक है, इसी तरह दूसरे केस के अंदर यहाँ पर कुछ दूरी वो तय कर रही है, 100 किलोमीटर चल रही है किससे, रेलगाड़ी से, जो कुछ बची हुई है वो किससे चल रही है, बस से। ठीक है, और उसमें जो टाइम लग रहा है 4 घंटे की अपेक्षा 10 मिनट और अधिक लग रही है। ठीक है, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। तो आपको इसको सोल्व कैसे करना होगा, तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर ना तो रेलगाड़ी की चाल पता है कितनी है, ना ही बस की चाल पता है कितनी है। तो हम सबसे पहले उनकी यहाँ पर चाल मान के इसको सोल्व करें क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये फ्रेंड मैंने चाल मान ली रेलगाड़ी की है, और इसी तरह मैंने बस की मान ली कि बस की चाल कितनी है मेरे पास में, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये मैंने दो चीज़ें ले लिए, रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। अब मैं क्या करूँगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर आपको होता है दूरी बटे समय। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। आप चाहो तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो समय यहाँ पर, ये यहाँ पर आ गया क्योंकि डिवाइड में है, ये इधर चला गया, फिर उसके बाद में चाल नीचे आ गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर मैं दो केस बन रहे हैं, तो मैं केस फर्स्ट लेता हूँ पहले। तो केस फर्स्ट मेरे पास में है कि जो मेरे पास में कुल दूरी है यात्रा की वो कितनी है, कुल यात्रा की दूरी बराबर कितनी है मेरे पास में, 300 किलोमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, दी हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट केस के अंदर अगर रेलगाड़ी से तय या चली गई दूरी, तय की गई दूरी जो है कितनी है आपकी, 60 किलोमीटर है। देन उसके मुकाबले बस की कितनी हो जाएगी, आप सिंपल सी बात है इसमें तो माइनस कर दोगे। देन बस से तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी आपके पास, 300 माइनस 60, इट मीन्स 240 किलोमीटर। ठीक है, और इस वाले केस के अंदर जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 घंटे का, यानी कि जो कुल समय आपके पास में इस वाले फर्स्ट केस में कितना है, 4 घंटे। तो कुल समय इक्वल टू 4 घंटे। ठीक है, ये मेरे पास में फर्स्ट केस बन चुका है। अब फर्स्ट केस के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि
तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो फॉर्मूला था कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो हमें दूरी को ऊपर लिखना है, चाल को नीचे लिखना है। अब कुल समय कितना लग रहा है दोनों में, दोनों आपके समय के लिए दूरी बटे चाल, तो आप कहेंगे 60 बटे ये हो जाएगा आपका x, और इसी तरह 240 बटे वाई, और जब दोनों को ऐड करोगे जो समय लग रहा है वो कितना है, 4 घंटे है, ठीक है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर दूरी के लिए आपका जो समय है वो दिया नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए दिया है कि दोनों को जब दूरी चल रही है वो 4 घंटे में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये 60 वाला हो गया आपका किसके लिए, रेलगाड़ी के लिए। तो यानी कि दूरी बटे चाल, चाल कितनी है रेलगाड़ी की, x, और दूसरा कितना है 240 अपॉन वाई, समय कितना लग रहा है 4 घंटे, ठीक है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है कितना, 60 कॉमन आ रहा है, तो मैं 60 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 6 24 यानी कि 4 बचा आपका यहाँ पर, और अपॉन वाई इक्वल टू 4, ठीक है। या फिर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 4 अपॉन 60, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में, और जब आप इसको डिवाइड करोगे यानी कि 15 चौका होता है 60 आपका, यानी कि 15 टाइम कैंसिल, तो 1 अपॉन 15 बन चुका है आपका, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, या फिर अगले स्टेप में यहाँ लिख लेता हूँ उसको पहले, 4 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 15। इक्वेशन नंबर मेरे पास फर्स्ट बन चुकी है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। और सिमिलरली हम जो हमारे पास में जो केस सेकंड है उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो केस सेकंड के अंदर मेरे पास में क्या कंडीशन है, तो वो दूरी तो उतनी है अभी भी 300 किलोमीटर, पर यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई क्या, कि रेल गाड़ी द्वारा चली गई दूरी इस बार कितनी है मेरे पास में 100 किलोमीटर, ठीक है। आप क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन में से स्क्रीनशॉट के वहाँ से पढ़ लेना इसको, या फिर आपके पास में जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं बस वाले, जो फिर बस की कंडीशन में क्या है कि बस द्वारा चली गई दूरी तो कितनी हो जाएगी आपकी, टोटल तो आपकी 300 है, तो आपको 100 माइनस कर देना बस, यानी 300 माइनस 100 यानी कि 200 किलोमीटर, ठीक है। ये बस की दूरी आ गई है, ठीक है। समय कितना लग रहा है इस वाली कंडीशन में, 10 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि किससे, इससे, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट का समय लग रहा है इस वाली कंडीशन में। तो कुल समय कितना है यहाँ पर, कुल समय आपका यहाँ पर 4 घंटे या 4 आवर और 10 मिनट, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको पहले मुझे पूरा घंटों में कन्वर्ट करना होगा, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, 4 तो मेरे पास में ऐसे ही रहेगा क्योंकि घंटों में ऑलरेडी है, और इसको प्लस करूँगा इसको घंटे में बनाकर, यानी कि 10 अपॉन 6, यानी कि जब भी मेरे पास में कोई चीज़ मिनट में होगी मुझे घंटों में बनाना होगा तो 10 और 60 से मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब आप सिंपल इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, इसके अपॉन में 1 मान लेता हूँ मैं, तो 4 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6, सिंपली सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आपका यहाँ पर 6 आ गया, यानी कि 24, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया और इसका यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 25 अपॉन 6, ठीक है। ये आपको कितना आ गया, घंटों में कन्वर्ट हो गया आ चुका है पूरा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम क्या करेंगे इसमें। ये आपको आ गया घंटों में कन्वर्ट होने के बाद आप देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं आगे। देखो यहाँ पर जो कंडीशन लगाई है आपने ये वाली, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। यानी कि आपके पास में इस बार दूरी कितनी है 100 अपॉन, और उसकी दूरी कितनी आपने ली हुई है स्टार्टिंग में, देखो वो जो चाल आपके पास में x, यानी कि दूरी अपॉन चाल रेलगाड़ी के लिए होगी। इसी तरह दूरी अपॉन चाल किसके लिए, बस के लिए, दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है y, और समय कितना लग रहा है टोटल, देखो हमने इसको घंटा बना दिया, ठीक है। तो 25 अपॉन 6, ये आपके पास में इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से आपका 100 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 100 कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पर आपको बचा 1 अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर आपका 2 अपॉन वाई इक्वल टू 25 अपॉन 6, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस का 2 अपॉन वाई इक्वल टू 25 अपॉन 6, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में ये आ गया यहाँ पर डिवाइड में, ठीक है। और 25 से जब आप उसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा
25 चौका 100 होता है आपका, तो यानी कि 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1 इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर तो 24 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। देखो, अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको 1/x को p बनाना होगा और इसी तरह 1/y को q बनाना होगा, या फिर सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर दोनों मेरे इक्वल है, आप माइनस कर सकते हो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप इनकी वैल्यू को पुट कर लीजिए p और q के इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो वैल्यू को पुट करूँगा p और q की तरह। तो मैं लिखता हूँ कि माना कि p बराबर मेरा कितना है 1/x और q बराबर मेरा है 1/y। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन गई मेरी p प्लस का 4q इक्वल टू 1/15। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 2 के लिए तो ये बन गया मेरा p, ये 2q इक्वल टू 1/24। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से p की या q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, कब ये दोनों प्लस में है और मैं एक दूसरे में माइनस कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे उनके कोफिशिएंट बराबर बनाने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी मेरे p के देखो कोफिशिएंट इक्वल है, 1 है दोनों की मल्टीप्लाई में, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, दोनों को यहाँ पर माइनस कर दूँगा। ठीक है, यहीं पर आप स्टेटमेंट को आगे से लिख लेना, इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाकर, और इक्वेशन इसको 4, और यहाँ पर लिख देना कि इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस करने पर। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर माइनस आ गया आपका, ये स्टेटमेंट आप लिख देना। ठीक है, जब आप माइनस करोगे, देखो ये तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये आपके 4q प्लस के 2q यानी कि 2q बचा प्लस के ये 1/15 माइनस 1/24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2q इक्वल टू, इसमें आप या तो इनका एलसीएम ले लीजिए या फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को 15 गुना 24 और 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, माइनस 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अगर आप पे एलसीएम लेना नहीं आता है तो एलसीएम लेने का तरीका देखो यही है कि यहाँ पर हमें लिस्ट वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि छोटी छोटी वैल्यू है कि जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, वैसे अगर इसको आप सोल्व करोगे ये भी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं आप, तो 2q इक्वल टू 24 में से आपको माइनस करना है कितना, 15, तो आपको ये आएगा 9। ठीक है, अपॉन इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 चौका कितना होता है 60 होता है आपका। ठीक है, कैरी आपका 6, 15 दूनी 30 और 6 कितने हो गए आपके 36। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए 9 से, तो 9 चौक कितना होता है 36, यानी कि 40 बार आपको कैंसिल हो चुका है। या फिर 2q इक्वल टू 1/40। ठीक है, या फिर q की वैल्यू आपके पास में कितने आ गई, 2 × 40, ये आपका 2 यहाँ पर आ गया, इट मीन्स 80 आ गई। ठीक है, q की वैल्यू आपके पास में कितने आ चुकी है 80 या 1/80। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 3 या 4 में पुट करने के बाद आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, p की वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, मैं इसको लाइन खींच देता हूँ। तो इक्वेशन 3 मेरे पास में क्या है, p प्लस का 4q इक्वल टू 1/15। ठीक है, तो p की वैल्यू 1/80 प्लस 4, p की नहीं एक्चुअली सॉरी q की है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं p रखता हूँ क्योंकि प्लस में है, तो p प्लस का 4 × q की वैल्यू 1/80। ठीक है, यहाँ 1/15, जब आप उसको डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 यानी कि 20 बचा आपका। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15, इधर प्लस का 1/20, इधर जाके आपको हो जाएगा माइनस का 1/20। ठीक है, अब आप सिंपल इसमें भी एलसीएम ले सकते हो या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए आप 20 माइनस का 15। ठीक है, या फिर p की वैल्यू कितना यहाँ से आपको 5 बचता है और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कितना 15 दूनी 30 होता है यानी कि 300। जब आप उसको डिवाइड करोगे 5 6 होता है 30 यानी कि 60 बार कैंसिल, तो p की जो वैल्यू होगी 1/60। ठीक है, p और q मिल चुके हैं हमने, बट आपने यहाँ पर p बराबर ये क्या लिया 1/x, q बराबर 1/y। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अतः p बराबर आपका क्या था
एक्स एंड क्यू बराबर आपका था 1/y। तो पी की वैल्यू आपकी कितनी है 1/60 और ये 1/x, या फिर x का मल्टीप्लाई इधर कीजिए आप और 60 का इधर 1 में, तो यानी कि 6 की x की जो वैल्यू आ गई 60 आ गई आपकी। इसी तरह q की वैल्यू 1/80 इक्वल टू 1/y, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए y और इसका 1 में, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 80। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि ये रेलगाड़ी है क्या x की किलोमीटर में है और बस क्या है y किलोमीटर में चाल है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल आपके पास में कितनी आ गई x का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी तरह बस की चाल आपके पास में कितनी आ चुकी है, यानी कि y का मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और स्पार्क अकेडमी मेरठ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारा अपकमिंग जो वीडियो होगा उसके अंदर हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 4 आपका द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।